हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारी यूनिट 1 की थर्ड वीडियो है एंड आई होप आपको ये सीरीज़ और जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ है वो पसंद आ रही हो, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेगी या फिर हेल्प करेगी। तो और इन वीडियोस के बाद आपको जो रिसोर्सेज है उनको इधर उधर फाइंड करना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। तो आज की जो वीडियो होगी वो यूनिट 1 का एक कोर टॉपिक है, जिसमें बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यूनिट 1 में आपको पता होगा, अगर आपको जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं एंड जो PYQs हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करें एंड डोंट स्पीक दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर जो PPT दी गई है उसमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे आपको उनका एक बेस क्लियर हो जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस लिए यूज़ होती है। क्योंकि जब हम इतनी सारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनको साथ में जब हम पढ़ते हैं या फिर याद करने के लिए ट्राई करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या होगा कि जो मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक इजीली चले जाएंगे। तो चलिए, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप इनके, मैंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप ट्राई करें कि कमेंट सेक्शन में जो इनके नाम है आप वीडियो को बिना स्किप करें या फिर कहीं से बिना कॉपी करें इन वीडियो के जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिख सके, या फिर आपके पास अगर कोई कॉपी पेन है तो उसमें लिखे। सबसे पहले मोट, ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इतनी हेल्प कर रही हूँ आपकी, पर जो आप नाम है वो खुद से बताने की ट्राई करें। देन उसके बाद अस्टा, ये एक अमेरिका से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। UNWTO, UN अगर इसके नाम में आ गया तो आपको पता ही होगा ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और UN से कहीं ना कहीं ये UN से जुड़ी हुई है, यानी यूनाइटेड नेशन। देन उसके बाद WTTC, ये वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाटा जो कि है पैसिफिक एरिया से रिलेटेड। आईटा भी एक इंटरनेशनल बॉडी है। देन उसके बाद हम बात करें अदर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये है अकाओ। ये भी आईटा की तरह ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्लोज है, यानी इनमें सिर्फ 1 साल का डिफरेंसेस है। और जो इनकी जो वर्क एक्टिविटी है वो भी कुछ हद तक थोड़ी एक दूसरे से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही जो सिविल एविएशन है और जो एयरलाइंस है उनसे रिलेटेड है। देन ASI, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ITDC भी एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आइटो, फ्राई एंड उफ्टा, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन आप ट्राई करें कि आपको इनके सभी के नाम पता हो, साथ ही इनका इस्टेब्लिश ईयर, इनका हेडक्वार्टर और ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये आपको सभी को पता होना चाहिए। जो उफ्टा है बेसिकली ये एक यूनिवर्सल फेडरेशन है जो कि टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी तब आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। एंड अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है या आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखें, जिससे क्या मुझे भी हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी कि मैं उस जो ये टॉपिक है उन पर वीडियो ला सकूँ या फिर उनके रिसोर्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोट के बारे में। मोट आपको सभी को इसकी फुल फॉर्म पता होगी, अगर किसी को नहीं पता है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसके बारे में चलिए अब हम एक स्टडी करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। टूरिज्म के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर ही, जो कि टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज होते थे उन सब से डील करता था। और जो ये डिपार्टमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के ही अंडर था। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए और इन चेंजेस के बाद क्या हुआ, 1967 में
2 सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जिनमें से एक डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म था, ये जितने भी इंडिया के या नेशनल लेवल के टूरिज्म से रिलेटेड इशू थे उनको देखता था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन ये हमारे नेशनल लेवल सिविल एविएशन को हेड करता था। एंड जो ये सिविल एविएशन था ये हेडेड किया जाता था डीजी के थ्रू, यानी डायरेक्टर जनरल के थ्रू ये हेड किया जाता था। तो अब यहाँ पर मैं 2 MCQ आपसे पूछ रही हूँ। जो हमारे प्रेजेंट में जो सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आपको दोनों के ही नाम पता होने चाहिए। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे पहले हम इसकी एम की बात करें तो इसकी एम है कि जो इंडिया है उसको एज ए माइस डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना, क्योंकि जो माइस है वो हमारे टूरिज्म हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइस यानी माइस की आपको सभी को फुल फॉर्म पता होगी, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो ये जो इंडिया को एज ए माइस डेस्टिनेशन प्रमोट करना, क्योंकि जो इंडिया माइस का जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, इसमें मोस्टली एलाइट पर्सन और जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और जो हमारी जो ग्रोथ है उसको एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। एंड साथ ही इसका जो दूसरी एम है वो है कि इंडिया को एक ऐसी डेस्टिनेशन दिखाना जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, या फिर इंडिया को एज ए टूरिस्ट हब दिखाना जिससे इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी इंडिया उनके लिए एक पुल फैक्टर बने। पुल पुश फैक्टर की जो वीडियो थी वो हमारी फर्स्ट सीरीज़ में आपने देख ली होगी। देन उसके बाद इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेती रहती है। जो मोट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि ब्रांड इनक्रेडिबल इंडिया है वो भी इन्हीं के थ्रू चलाया गया है। एंड ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती है ताकि जो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके और इंडिया को प्रमोट कर सके। तो इनका मेन मोटिव यही है कि इंडिया को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पहचान बनाना, ताकि वो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन वो डेवलप हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1958 में। इसका डिपार्टमेंट बना था, सेपरेट टूरिज्म डिपार्टमेंट बना था, पर 1967 में भी इसको दोबारा से इसमें चेंजेस किए गए थे एंड इन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाया गया था। जो इसका हेड क्वार्टर है या फिर इसके जितने भी लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं वो सभी न्यू दिल्ली से होते हैं, यानी न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर हम बोल सकते हैं। तो आई होप अब आपको मोट के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो गई हों। एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है अस्ट्रा। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट। ये एक अमेरिका के लेवल की अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली बनाई गई है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1931 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी यूएसए की एक सिटी बोल सकते हैं या फिर एक सिटी है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली हम कंट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसकी एम है टू एजुकेट एंड ट्रेन मेंबर्स की जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे गाइड, एस्कॉर्ट, उनको एजुकेट करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि ट्रैवल एंड ट्रेड और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो यहाँ इससे जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर उनको एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग में हेल्प कराए। साथ ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा सेमिनार भी ऑर्गेनाइजेशन कराती है एंड जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट हैं उनके कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती है। तो बेसिकली ये इसकी जो मेन एम है वो है टूरिज्म सेक्टर में जितने भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनमें आपस में कोलैबोरेशन कराना, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, उनके लिए उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज कराना एंड जो यहाँ के लोग हैं उनको एजुकेटेड एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म एक बार आप देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO।
UNWTO स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब हालांकि इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है। तो UNWTO की अगर हम बात करें तो UNWTO जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस से होकर गुजरी है। एंड आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपने स्टडी की होगी कहीं ना कहीं। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है एंड ये वर्ल्ड लेवल पर काम देखती है। सो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1925 को इस्टेब्लिश हो गई थी, पर इसका 1975 में इसको रीनेम्ड किया गया था। एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये काफ़ी पुरानी है। ये एक वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मोर देन 150 कंट्रीज इसकी मेंबर है एंड मोर देन 500 इसके एफिलिएटेड मेंबर है। ये जो गवर्नमेंट की डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल टूरिज्म एसोसिएशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जो प्राइवेट सेक्टर लाइक एयरलाइंस, होटल ग्रुप्स एंड टूर ऑपरेटर, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है या फिर उनके सपोर्ट के लिए काम करती है। अगर हम ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है मैड्रिड यानी स्पेन में। स्पेन की एक सिटी है मैड्रिड, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। तो इसकी जो टाइटल है उसी से हमें पता चल जाता है, जैसे कि वर्ल्ड, अब करंटली इसे वर्ल्ड WTO के नाम से जाना जाता है यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये टूरिज्म के लिए क्या क्या करती है। एंड ये स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि डिफरेंट टूरिज्म से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। साथ ही ये फंडिंग भी प्रोवाइड करती है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। और वर्ल्ड लेवल पर ये टूरिज्म को प्रमोशन, डेवलपमेंट एक्शन और कोलैबोरेशन करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है और वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा टूरिज्म चाहती है जो जिससे पीस प्रोवाइड हो सके या फिर किसी भी तरह की कोई जो एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उससे किसी को हार्म ना हो। एंड इसकी मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 3 टाइप की मेंबरशिप होती है। एक इसमें जो मेंबरशिप होती है वो होती है एक जो इसकी मेंबरशिप होती है वो होती है फुल मेंबर्स। जो फुल मेंबर्स होते हैं वो जो सोवर्जियन स्टेट होती है उनके लिए होते हैं। जो एसोसिएट मेंबर होते हैं वो उन टेरिटरीज के लिए होते हैं जो कि जिनके एक्सटर्नल रिलेशन होते हैं। एंड एफिलिएट मेंबर है जो कि सभी के लिए, जो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ होती है उनके लिए होती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी वर्क है वो इसकी एक जनरल असेंबली होती है और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उनके थ्रू किया जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म का जितना भी काम है देखती है। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WTTC, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग। इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेसिकली 2 ईयर बताए गए हैं। एक कुछ जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं 1989 एंड कहीं पर 1990 कन्फर्म होता है, पर मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। एंड एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक कि ये दोनों ही आए, पर आपको इन दोनों को पता होना चाहिए। यानी इसके बीच में ही जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। यानी ये डेली बेसिस पर इसका जितना भी वर्क है वो लंदन में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी एम कहीं ना कहीं टूरिज्म का प्रमोशन करना ही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज होने वाली है क्योंकि सभी टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, पर कहीं ना कहीं इनका एक स्पेसिफिक एरिया हो जाता है। जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो मोटिव होता है, मेन जो टारगेट सेगमेंट होता है वो बिजनेस, जो टूरिज्म और ट्रैवल के जो बिजनेस लीडर होते हैं वे होते हैं। जो इसके जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके वे एक टारगेट लेते हैं। उसमें वो मोस्टली जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उनको अपना एक टारगेट बनाते हैं। एंड ये जो जितनी इस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो भी इसके कुछ एग्जीक्यूटिव देखते हैं। एंड वर्ल्ड लेवल पर ये क्या करते हैं कि ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं एंड टूरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी टूरिज्म में एंगेज रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी
टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए इस टूरिज़्म की जो मेन एम है वो ये है कि टूरिज़्म के लिए अवेयर करना लोगों को, यानी जो अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे पास हम जैसे अब अपने सिनेरियो में ही देख रहे हैं कि हमारे पास टूरिज़्म के रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो ऐसे ही टूरिज़्म को प्रमोट करना, लोगों को उसको अवेयर करना, और जो टूरिज़्म की ग्रोथ में जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, ये जो पॉइंट है ये अभी तक नहीं आया था। पर जो बैरियर्स आते हैं वो WTTC का मेन काम होता है कि उसको रेड्यूस करना, उनको हटाना, और जो टूरिज़्म और ट्रैवल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी देना। तो ये, और इसका लास्ट एम है साथ में जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाए बिना ही टूरिज़्म का डेवलपमेंट करना। तो ये WTTC का मेन वर्क था, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ल्ड लेवल की है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाटा, जो कि स्पेशली पैसिफिक एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पर जो पैसिफिक लेवल है, उस पैसिफिक एरिया है उसके बारे में बताया गया है। पैसिफिक एरिया आपको पता है, जैसे कि वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों पैसिफिक ओशियन के अंडर माने जाते हैं। एंड इन दोनों ही एरियाज़ का जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है वो सभी पाटा देखता है, क्योंकि जो पाटा का एम है वो ये है कि जो पैसिफिक एरिया उसका डेवलपमेंट करना। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में, एंड जो इसका हेड क्वार्टर है वो है बैंकॉक में। अगर हम इसकी भी एम की बात करें तो इसकी एम है कि जो पैसिफिक एरिया है उसको वहाँ पर जो ट्रैवल से रिलेटेड फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना। यानी पैसिफिक एरिया में जितना भी टूरिज़्म से रिलेटेड काम होता है वो पाटा देखता है, एंड ये कोऑपरेशन भी करता है। पैसिफिक रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी टेरिटरीज़ हैं उनमें कंट्रीब्यूशन का काम करने का काम करता है, जो कि वो जब सभी कंट्री आपस में ट्रैवल में और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इस पाटा के जो मोर देन 44 मेंबर्स हैं जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एंड जो इसकी एम है कि जो जितने भी टूरिज़्म से रिलेटेड ऑपरेटर होते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन, स्टीमशिप कंपनी, होटेलियर, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करें या फिर कोलैब करें, या फिर वो सभी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज़्म को प्रमोट करें, या फिर उन सभी को ये देखता है। जो ये पाटा है ये ग्लोबल लीडर है पैसिफिक एरिया का, एंड ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके आपस में वे सभी जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको सोल्यूशन करते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इसका जो मेन मोटिव वो है कि जितने भी टूरिज़्म से बेनिफिट होते हैं तो वे सभी जो पैसिफिक एरिया में जितने भी रीजन हैं या फिर मेंबर्स हैं उन सभी को आपस में मिल सके। एंड अब अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इस मोर देन 200 इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वर्ल्ड वाइड। यानी ये नहीं है कि सिर्फ पैसिफिक एरिया जो एरिया है वहीं के सिर्फ इसके मेंबर इसके मेंबरशिप हो उनके पास, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पर अब इसने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, एंड ये टूरिज्म की सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता है। एंड जो ये पाटा ऑर्गेनाइजेशन है ये इस ऑब्जेक्टिव से सेट की गई थी कि ये डेवलप करे और प्रमोट करे, और साथ ही जो पैसिफिक एरिया है यानी साउथ ईस्ट जो एशियन रीजन है वहाँ पर टूरिज़्म को फैसिलिटेट कर सके, यानी ट्रैवल का डेवलपमेंट कर सके। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइमरीली जो यूएसए की मार्केट है वहाँ से ऑपरेट की जाती है, एंड ये वर्ल्ड, क्योंकि जो यूएसए है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैवल मार्केट है, हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हर कोई टेरिटरी है इसे टैकल करना चाहेगी। तो बस पाटा के बारे में इतना ही। पाटा जो बेसिकली है ये एक पैसिफिक एरिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में अपनी इस्टेब्लिशमेंट में आई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईटा। आईटा आप सभी को पता ही होगी, क्योंकि जो आईटा है आईटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट में आई थी 1945 में, एंड इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। जो इसकी एम है वो जो एयर ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना है। अब आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि जो एयर ट्रैफिक है उसको रेगुलेट कैसे करना है। तो बेसिकली जो एयरलाइंस होती हैं या फिर एयरलाइंस से जुड़े डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि फेयर को डिसाइड करना, जो टीम है उसको इस्टेब्लिशमेंट करना,
यानी जो लोग इस इंडस्ट्री में जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसको उसको आईटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें आईटा का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये काफ़ी इस आईटा के अगर काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई भी जो आईटा सर्टिफिकेट जो पर्सन होता है उसके जॉब के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आईटा बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयरलाइन से जुड़े हुए सभी काम करती है, यानी एयरलाइन के फेयर डिसाइड करने से, फेयर होता है एयरलाइन का उसको डिसाइडेड करने से लेके जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनको कोड देने तक का काम आईटा करती है। यानी जैसे आईटा है, आईटा ने सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए एक कोड डिसाइड किया हुआ है, जो सिटीज़ हैं या फिर जो कंट्री है उन सभी को आईटा कोड प्रोवाइड करती है। तो जो आईटा है इसीलिए जो जो एयर ट्रैफिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, एंड वर्ल्ड लेवल पर आईटा का, इंटरनेशनल लेवल पर जो आईटा है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। एंड जो 1 सेकेंड आईटा है, आईटा अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली काम करें, तो आपको इसकी आपको तब पता चल जाएगा कि आईटा है वो काफ़ी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आईटा से अप्रूवल चाहती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कम से कम 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि आईटा सर्टिफाइड हो, यानी उन्होंने आईटा से कोर्स किया हो। तो बेसिकली इसको फाउंड किया गया था 1945 में, जो कि डिफरेंट एरिया की, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस थी उन्होंने मिलकर इसको रेगुलेट किया था, इसको फाइंड किया था, ताकि जो वर्ल्ड लेवल पर सिविल एयर ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल कर सके। एंड 1919 में 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए ही थी, उसकी सक्सेसर आईटा को माना जाता है, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से आई थी, एंड 1945 में कैनेडियन पार्लियामेंट के थ्रू इसे बनाया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर एम की बात करें, तो इसका जो मेन मोटिव है इसका मेन मोटिव ये है कि ये इंश्योर करती है कि सेफ एंड रेगुलर एंड इकोनॉमिकल एयर ट्रांसपोर्ट सभी को प्रोवाइड कर सके, जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी इसका बेनिफिट ले सके। यानी ये नहीं है कि जो एयर फेयर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हाई करती है, उनको एक कंट्रोल में रखती है, ताकि जो मिडिल क्लास या फिर लो लोग हैं वो भी इससे ज़्यादा वो ना हो सके, इफेक्टफुल ना हो सके। एंड ये सभी को प्रोवाइड करती है एक मीन ऑफ कोलैबोरेशन फॉर डिफरेंट एयरलाइंस, यानी जितने भी एयरलाइंस होती हैं वर्ल्ड में उन सभी में कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही जो सस्टेनेबल इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको प्रमोट करती है एंड डेवलप करती है। ये एक जो ट्रैवल एजेंसी होती है और टूर ऑपरेटर होती है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ताकि वे अपनी जो एयरलाइंस है या फिर अदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल सके। और जो इसके मेंबर होते हैं उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो कोर्सेज हैं उनको लागू करती है। एंड सिविल एविएशन के साथ ये कोऑपरेट करती है काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर, यानी सिविल एविएशन से रिलेटेड इश्यूज़ को लेके। एंड अगर इसके हम बात करें तो जो इसके मेंबर होते हैं वो 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होते हैं एक्टिव मेंबर और दूसरे होते हैं एसोसिएटिव मेंबर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो है अकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। इसका भी जो काम है वो मोस्टली आईटा की तरह ही है, एंड ये आईटा से 1 साल पहले आई थी। ये अपनी एग्जिस्टेंस में आई थी 1944 में। जो अकाओ है, अकाओ बेसिकली क्या करती है, अकाओ आपने फ्रीडम ऑफ एयर या फिर शिकागो कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने स्टडी नहीं किया है। तो जो हमें ये डिफरेंट फ्रीडम ऑफ एयर मिली हुई है कि जैसे कि एक पर्सन दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, ये हम जो ट्रांसपोर्ट वाली यूनिट है उसमें पढ़ेंगे इनको डिटेल में। एक पर्सन है वो दूसरी कंट्री से एयरप्लेन लेके जा रहा है, या फिर एक कंट्री का एयरप्लेन दूसरी कंट्री में स्टे कर सकता है या फिर लैंडिंग कर सकता है नहीं। तो ये कुछ फ्रीडम ऑफ एयर होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें इसी कन्वेंशन में मिली थी, और इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका दूसरा नाम है शिकागो कन्वेंशन, क्योंकि ये 1944 में शिकागो में हुआ था और वहीं पर ये सभी चीज़ें हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो आईटा है उससे काफ़ी ज़्यादा इंटररिलेट करती है,
इसका भी हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एंड इसकी एम क्या है, इसकी भी एम यही है कि ये भी आईटा की तरह यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि मैनेज करती है, और जो कि सिविल एविएशन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस का काम है वो इंटरनेशनल पर ये मैनेज करती है। यानी सिविल एविएशन से जितने भी रिलेटेड काम है, कन्वेंशन से, उन सभी को देखती है। एंड जो ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको सपोर्ट करती है, उसके लिए काम करती है। जैसे एयर नेविगेशन कैपेसिटी, सिक्योरिटी एंड वो क्या कहते हैं, फैसिलिटेट करती है जो अकाउ के फंक्शंस हैं उनको। साथ ही जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका इकोनॉमी डेवलपमेंट, वहाँ की सेफ्टी, नेविगेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और जितने भी यानी जो सिविल एविएशन से जुड़े हुए काम है, जैसे कि इंडिया के सिविल एविएशन से जितने भी काम है जुड़े हुए वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन देखता है, यानी ज्योतिराव सिंधिया देखते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ये भी सभी काम देखती है। इसके भी मेंबरशिप ऐसी ही होती है। एंड नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ASI। ASI आपको नाम पता होगा क्योंकि जो ASI है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1861 में बनी थी। एंड जितनी भी अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं या फिर आगे भी पढ़ेंगे, उनमें सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये है क्योंकि सभी 19 की। एंड ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 86 में बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो है प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, यानी जितनी भी जो हेरिटेज इंडिया में है उसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना या फिर ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज करना। यानी ये नहीं है कि जितनी किसी और ने उस चीज़ को खोजा है और फिर जो ASI है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बल्कि जो इससे माइनिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी ASI करती है। काफ़ी सारे मोनूमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ASI ने जिन्हें फाइंड किया है। अब ASI क्या करती है कि जो ये कल्चरल हेरिटेज है हमारी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके लिए वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो उनको कंजर्वेट करती है ताकि जो मोनूमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो गार्डन होते हैं उनको मेंटेन करती है, और नए नए जो गार्डन्स होते हैं उनको डेवलप करती है ताकि जो हेरिटेज साइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके अट्रैक्शन को बढ़ाया जाए। साथ ही जो और एंशियंट साइट होती है उनको एक्सप्लोर करती है। जो एक्सकवेशन का काम होता है वो भी ASI के थ्रू ही चलाया जाता है। एंड जो हमारे पुराने इंस्क्रिप्शन होते हैं या फिर हमारे जो पुराने आर्किटेक्चर होते हैं उनकी स्टडी करती है कि ये किसने लिखे या फिर कैसे लिखे। तो ये जितनी भी स्टडी है ये हम देखते होंगे कि काफ़ी बार बोला जाता है कि ASI ने किया है, तो इन सब की स्टडी करती है। एंड जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं वो म्यूज़ियम, उनके आसपास म्यूज़ियम का डेवलपमेंट करना भी इन्हीं का काम होता है। एंड साथ ही जो आर्ट और आर्किटेक्चर होता है उसको प्रिजर्व करना एंड रिसर्च और ट्रेनिंग करना, जो हमारी कल्चरल ओल्डेस्ट साइट होती हैं उनको प्रिजर्व करना भी इसी का काम होता है। तो बेसिकली जो ASI है वो हमारी, इसके नाम से ही जैसे आर्कियोलॉजिकल आ गया, इसका मतलब होता है पुरातत्व, यानी हमारी जो पुरानी या जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको बचा के रखना। अब हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ITDC, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 1966 में अपनी इस्टेब्लिश में आई थी। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। इसकी जो एम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करना, माइस को डेवलपमेंट करना, और जो टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना। इससे रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन है, मैनेजमेंट है एंड मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट है, ये सभी चीज़ ना साथ ही साथ जो होटल और जो कैटरिंग का काम है उसको भी देखना। एंड जो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है उसको इस्टेब्लिश एंड मैनेजमेंट करना। साथ ही जो शॉपिंग की जो फैसिलिटी होती है जैसे ड्यूटी फ्री शॉपिंग एंड जो टैक्स फ्री शॉप्स होती हैं उनको फैसिलिटेट करना ताकि वो जो टूरिस्ट है उसको अट्रैक्ट कर सके। एंड जो माइस है उसको क्रिएट करना, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसको वो प्रोवाइड करना। साथ ही टूरिज्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आते रहते हैं उनको मेंटेन करना। एंड जो पब्लिसिटी
अवेयरनेस जगाना या फिर पब्लिसिटी करना, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल और जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है उनको ऑर्गेनाइज करना। तो ये आईटीडीसी है। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आईटीडीसी है बेसिकली, इसका भी काम क्या है कि नेशनल लेवल पर यानी इंटरनेशनल इंडिया के अंदर टूरिज्म को डेवलप करना, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना और उनको डेवलप करना। नेक्स्ट हमारी है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाई, यानी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 1951 की ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, क्योंकि एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड इसकी जो एम है टू रेगुलेट ट्रैवल एजेंसी, यानी जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है उनको जैसे प्रीमियर होगी, नोडल होगी, उनको ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी है, उन सभी के लिए काम करना, उन सभी को एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उन आपस में कोलब्रेशन करवाना। जितने इसके डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट्स होते हैं या फिर एसोसिएशन होती है, उन सब का आपस में एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे वे डिफरेंट टॉपिक पर सोल्व कर सके या फिर इंडिया को डेवलपमेंट करने में वो हेल्प कर सके एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है आईटो, इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। एंड इसका जो मेन मोटिव है, इसका एम बी ये है कि जो टूरिज्म, ये एक नेशनल बॉडी है एंड इसका भी मेन काम यही है कि जितने भी मोट से या फिर अदर इंडिया लेवल पर टूरिज्म की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी से कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर उन सभी से टूरिज्म से रिलेटेड न्यूज़ लेना या फिर उनको शेयर करना। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपस में कनेक्शन करती है या फिर उनमें इंटरेक्शन करवाने का काम करती है। और साथ ही जो यूएस की जो टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है ट्राई करती है उनसे कांटेक्ट करने की। एंड गवर्नमेंट की जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे ये क्लोजली कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। एंड इसके लिए इसने अपनी 12 एक्शन कमेटी भी बनाई हुई है जो कि हर महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उसमें वो मिलती हैं एंड डिस्कस करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। तो बेसिकली ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये आईटो का मेन मोटिव क्या है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर उनसे न्यूज़ शेयरिंग करती है और उनके टच में रहती है। नेक्स्ट है हमारी फ्राई। अब हमारी में भी 2 ही बचती हैं एंड जो वीडियो वो ख़त्म होने वाली है, यानी फ्राई एंड उफ्टा रहती है। तो चलिए जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। बेसिकली ये लास्ट वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। फ्राई स्टैंड करता है फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट में आया था 1952 में एंड कहीं पे 1954 भी होता है, तो ये आप एक बार श्योर कर लेना। एंड इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। तो ये इसकी जो एम है वो है, ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और साथ ही साथ उसको डिसमिनेट करता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ये स्टैटिकल डाटा या फिर अदर टाइप का जो डाटा है होटल या रेस्टोरेंट से रिलेटेड उसको कलेक्ट करके बांटता है। एंड ये क्या करता है कि जो इंडिया के जो होटल और जो रेस्टोरेंट है उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। एंड होटल एंड रेस्टोरेंट लेवल पर ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ये डिसीजन लेती है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर इशू होते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड, उनको सोल्व करती है, उनको लेके कंसीडर होती है। तो बेसिकली अगर इसके, क्योंकि जो इसका नाम है उसमें ही आ जाता है होटल एंड रेस्टोरेंट, सो इनसे जुड़ी हुई ये एसोसिएशन है जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है। एंड लास्ट हमारी है उफ्टा। मेरी 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशन रहती भी है जैसे DGCA, उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगी। एंड जो उफ्टा है, उफ्टा स्टैंड करता है यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। ये 1966 में फॉर्म की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है एंड इसकी एम है इंटरनेशनल फेडरेशन वर्क टुवर्ड्स नीड ऑफ ट्रैवल एजेंसी। जो ट्रैवल एजेंसी होती है उनकी जो नीड होती है उसको टैकल करना या फिर उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली जो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको मर्ज किया गया था। FIAV एंड UATA, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके मर्ज करने के बाद उफ्टा को बनाया गया था। ये बेसिकली क्या करती है कि जो ट्रैवल एजेंसी हैं उनकी नीड को रिकॉग्नाइज करती है, टूर ऑपरेटर है उनकी नीड को रिकॉग्नाइज करती है एंड उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये एक यूनिवर्सल फेडरेशन है। जैसे कि 1990 के
1990 के ड्यूरिंग जो सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन है ऑफ चिल्ड्रन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे केस हो रहे थे। एंड जो गोवा है, गोवा में भी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन देखा गया था। तो ऐसे काम जितने भी इन जो ये ऐसे इशू होते हैं उनको नेशनल लेवल पर लेके आना और उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यानी इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो टूरिज़्म है वो किसी भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से ना जुड़ा रहे, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का नाम टूरिज्म के साथ एसोसिएट ना किया जा सके। तो ये यूनिवर्सल लेवल पर काम करती है। एंड जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, इनसे रिलेटेड जितने भी काम हैं ये सभी यूनिवर्सल फेडरेशन देखती है। लास्ट में एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं ऐड करना भूल गई, पर एक बार देख लेना। DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये भी एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बेसिकली ये क्या करती है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ, हाँ ये भी रहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आई थी। और जो एयरपोर्ट्स का जितना भी काम है, मेंटेनेंस है, ये सारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। और जो DGC है ये भी सिविल एविएशन से रिलेटेड काम अब सारा इंडिया का देखती है। तो आई होप आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये समझ आ गई हो और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको ये जो वीडियोस, ये सीरीज़ आ रही हैं ये हेल्पफुल है, ये आपकी हेल्प करती हैं या नहीं। इससे क्या होगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।